हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे और आपके देखेंगे आप खुद ही जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए बार बार मैं हर वीडियो में क्वेश्चन भी रिपीट करती रहती हूँ, इसीलिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार हो जाएँ। और बाकी आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिए और इन क्वेश्चंस को ज़रूर सुनते रहिए, ठीक है। और देखिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूँगी, उनके आंसर आप ज़रूर लिखा कीजिए, जितनी संख्या में आप लिख सकते हैं। और आप क्वेश्चन लिखिए और उन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो उसके बारे में भी लिखा कीजिए डिटेलिंग। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन जो है वो जब लिखेंगे तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और उस क्वेश्चन में जब आप वो चीज़ें सर्च करेंगे या आप किताब से उसे ढूंढ के लिखेंगे तो उसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं। तो देखिए अंत्येष्टि संस्कारों की कला मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है, मिस्र की कला को कहा जाता है। मिस्र को मृतकों की कला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है जब उसकी डेथ हो जाती थी, ये लोग उसको मरा हुआ नहीं मानते थे। इनका कहना था कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपना शरीर छोड़ दिया है, वह दूसरी दुनिया में अलौकिक मतलब देवता टाइप से ये जो है वो हो गया है। और वो यहाँ वो दूसरी दुनिया से यहाँ आएगा और हमारे आसपास ही रहता है, उसकी आत्मा जो है रहती है हमारे पास। तो वो क्या करते थे, उस व्यक्ति को लेप लगाकर एक जगह दफना देते थे और उसके पास उसकी प्रिय वस्तु, खाने पीने की चीज़ें भी उसके पास ही रख देते थे। उसके बाद उसके ऊपर पक्की ईंटों का मस्तबा बना देते थे, उस पर चित्रकारी भी करते थे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उस मस्तबा ने जो है आगे चल के पिरामिड का रूप ले लिया था। तो इसीलिए मिस्र को अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहा जाता है, मृतकों की कला कहा जाता है, बुक ऑफ डेड भी मिस्र की कला को कहा जाता है। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। और मिस्र की कला जो है समाधि गृहों से शुरू हुई थी और मिस्र की कला जो है पिरामिडों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो है नेक्स्ट है, ताहिती द्वीप के कलाकार का प्रेरणा स्रोत क्या था। तो ताहिती द्वीप के कलाकार का प्रेरणा स्रोत जो है पॉल गॉगिन थे। और पॉल गॉगिन जो है उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में से एक प्रसिद्ध कलाकार थे और इन्होंने फ्रांस की ताहिती द्वीप में रहकर चित्रों का निर्माण किया था। और पॉल गॉगिन जो हैं वो शहरी जीवन से बहुत ज़्यादा ऊब चुके थे और उन्होंने ताहिती द्वीप चले गए थे द्वीप पर। और वहाँ के जो नेचुरल जो चीज़ें थी प्रकृति से संबंधित, उनका चित्रण इन्होंने किया था शांत वातावरण में रहकर। इसे इनके चित्रों में ताहिती द्वीप की झलक बहुत ज़्यादा झलकती है, इसीलिए इनको ताहिती द्वीप का कलाकार कहा जाता है, किसे, पॉल गॉगिन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा कहाँ से ली थी। तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अफ्रीकी मुखौटों से आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में स्पेन में हुआ था, ईसा पूर्व में इन ईस्वी में सॉरी। इन्होंने 1907 ईस्वी में अवन्नियों की स्त्रियां नामक चित्र बनाकर 1907 में घनवाद कला आंदोलन का प्रारंभ किया था। इसी चित्र से इनके घनवाद की प्रारंभ हुआ था। और घनवाद के 2 प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, पिकासो और ब्राक। और इन्होंने आधुनिक कला की प्रेरणा अफ्रीकी मुखौटों से प्राप्त की थी। उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो गौरनिका माना जाता है। जो नेक्स्ट है, द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया था। तो द स्क्रीम जो है एडवर्ड मुंक ने चित्रित किया था। द स्क्रीम को द क्राई भी कहा जाता है और चीख भी कहा जाता है। अभिव्यंजनावादी प्रमुख कलाकारों में एडवर्ड मुंक का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है और इनका जन्म 1863 ईस्वी में नॉर्वे में हुआ था और इन्होंने द स्क्रीम नामक प्रमुख चित्र बनाया था। इससे अभिव्यंजनावाद को पहचान मिली थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है। तो पटुआ चित्र जो है वो काली घाट से संबंधित हैं। बंगाल राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली को काली घाट शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली में बने चित्रों को पटुआ चित्र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहते हैं। तो देखिए इसको रिलीफ मेथड में ये बनाई जाती थी, रिलीफ कृतियाँ कहते हैं इनको। और देखिए भारतीय
मूर्तिकला को दो भागों में बांटा गया है। पहला मूर्तिकला, दूसरा उत्कीर्ण कला। उत्कीर्ण कला को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है लो रिलीफ, दूसरा है हाई रिलीफ। तो त्रिआयामी ठोस कृतियां जो है अपनी सतह से उभरी हुई होती हैं या धसी हुई होती हैं, इनको रिलीफ कहते हैं। तो अब देखिए हाई रिलीफ में इसमें काम होता है। देखिए एक तो मूर्तियाँ बनती हैं जो सांचे में बनती हैं, पत्थर को काट कर स्टोन में बनती हैं, लकड़ी में बनती हैं। और लेकिन जो त्रिआयामी होती हैं वो मतलब जैसे किसी पत्थर का जो है उसमें तीन आयाम दिखते हैं। जैसे मंदिर वगैरह में आप देखेंगे, दक्षिण के मंदिर, वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती है वो त्रिआयामी होती है, तीन तरफ से दिखती है, पीछे का हिस्सा नहीं दिखता है और उभरी हुई होती है, उसी में पत्थर में ही वो कटी हुई होती हैं। ठीक है, उसी को हाई रिलीफ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? तो बर्थ ऑफ वीनस जो है वो बोटिचेल्ली की कृति है। सांद्रो बोटिचेल्ली जो थे ये इटली का चित्रकार था। उसका जन्म 1445 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुआ था। 15वीं सदी के चित्रकारों में फ्रांजेलिको बोटिचेल्ली जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते थे और वीनस का जन्म बोटिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बर्थ ऑफ वेनिस। उसके बाद नेक्स्ट है, एनडी बरहोल किस कला आंदोलन से जुड़े थे? तो एनडी बरहोल जो है पॉप आर्ट से जुड़े थे और एनडी बरहोल का जन्म 6 अगस्त 1928 ईस्वी को हुआ था और ये अमेरिका के महान चित्रकार थे और यहीं अमेरिका से इस पॉप आर्ट की शुरुआत हुई थी। और देखिए पॉप कला जो है पुरानी सारी रीतियों को, विधियों को छोड़कर नए तरीके से पॉप आर्ट में काम हुआ था। इंस्टॉलेशन वगैरह बनने लगे थे, डिजिटल काम होने लगा था पॉप आर्ट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है। 3 वर्ष है त्रिनाले प्रदर्शनी। देखिए त्रिनाले प्रदर्शनी प्रत्येक 3 वर्ष पर प्रदर्शित होने वाली प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में संग्रहालय प्रदर्शनी और घटनाओं जो समकालीन इतावली डिजाइन, शहरी नियोजन, वास्तुकला, संगीत और मीडिया कला, कला और उद्योग के बीच संबंधों पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, 3 साल के अंतर में ये प्रदर्शनी लगती है। हर कला से संबंधित इसमें जो है कलाकार अपनी कृतियों को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? तो कांडेस्की जो है वो स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक हैं। कांडेस्की का जन्म 1866 में हुआ था और यह रूसी चित्रकार और कला विचारक थे। नीला घुड़सवार इनकी प्रसिद्ध कृति है और ये वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता थे, मतलब डायमेंशन दिखाने के जो प्रणेता थे। और कांडेस्की की जो धारणा थी वो रंगों द्वारा संगीत के समान वस्तु निरपेक्ष सौंदर्यपूर्ण रचना बनाई जा सकती है, ऐसा इनका मानना था। और स्पिरिचुअल इन आर्ट इनकी रचना है, लेखक हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र ग्वार्निका को किसने चित्रित किया है? तो पिकासो ने चित्रित किया था। 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में पिकासो का जन्म हुआ था और ये स्पेन के महान चित्रकार थे। 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित समृद्ध कलाकार थे। और देखिए इन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके घनवाद को जन्म दिया था। 1907 में घनवाद का जन्म हुआ था। वन्यों की स्त्रियां नामक इनका पहला चित्र है, उसी से घनवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ग्वार्निका इनका प्रसिद्ध चित्र है और ब्रॉक जो थे वो भी घनवाद के कलाकार थे। उसके बाद नेक्स्ट है, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? तो क्लॉद मोने की कृति है ये। क्लॉद मोने ने प्रभाववाद के सिद्धांतों की चरम सीमा तक प्रयोग किया था और ये जो है प्रभाववादियों में सबसे मेन सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे मोने। और मतलब आखिरी तक प्रभाववाद में मतलब सक्रिय रहे हैं, इन्होंने अपना काम करते रहे प्रभाववाद के आखिरी समय तक। और इनकी जो प्रथम सामूहिक प्रदर्शनी थी वो 15 अप्रैल 1875 में आयोजित हुई थी और जिसका शीर्ष जो पेंटिंग थी वो थी इम्प्रेशन सनराइज, यानी सूर्योदय का प्रभाव। ठीक है, तो क्लॉद मोने ने सूर्योदय का प्रभाव नामक कृति बनाई थी, प्रभाववाद के कलाकार थे। उसके बाद नेक्स्ट है, आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो ओकाकुरा की यह पुस्तक है। ओकाकुरा का जन्म 1862 में हुआ था, 1862 में। ओकाकुरा एक जापानी कलाकार थे। जापान के बाहर वह मुख्यतः लेखक के रूप में याद किए जाते हैं। आइडियल्स ऑफ ईस्ट नामक पुस्तक ओकाकुरा की है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांक मार्ज कौन से वाद से जुड़ा था? तो फ्रांक मार्ज जो है वो अभिव्यंजनावाद से जुड़े थे। अभिव्यंजनावाद का समय था 1905 से 1906, ठीक है। और ये जर्मनी का था अभिव्यंजनावाद, जर्मनी से शुरुआत हुई थी। एडवर्ड मुंक की कला से प्रारंभ हुआ था इसका। एडवर्ड मुंक यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार थे। फ्रांज मार्क भी यहाँ के कलाकार थे और यहाँ पर भावनाओं को व्यक्त करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जैसे दुख और अवसाद आदि चीज़ों को इनको ज़्यादा यहाँ के कलाकारों ने दिखाया है, ठीक है। भावनाओं को अभिव्यक्ति करने हेतु कला निर्मित करना अभिव्यंजना का ध्येय था, ठीक है। फ्रेंच मार्क जो हैं वो अभिव्यंजनावादी कलाकार थे, फ्रेंच मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो लियोनार्डो विंसी ने यह चित्र को बनाया था और लियोनार्डो जो है अति यथार्थवादी कलाकार थे और ये जो लियोनार्डो जो थे इनके ये उच्च जागरण काल के कलाकार थे, जिसे हाई रिनेशा कहा जाता है, जो इटली के कला के बाद जो है यह पुनर्जागरण काल जो है प्रसिद्ध हुआ था। तो यहाँ पर जो है उच्च पुनर्जागरण काल के 3 कलाकार प्रसिद्ध हुए थे। पहले लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल, ठीक है। तो वर्जिन ऑफ द रॉक जो है लियोनार्डो दा विंची की कृति है, आप याद रखिएगा। उसके मोनालिसा भी इनकी प्रसिद्ध कृति है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4, ठीक है। तो ये आप बताइएगा मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन लिखना है। आप ये भी बताइएगा मोनालिसा के जो मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी और किस सन में बनी थी, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और कितने आयाम में बनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? तो पहला ऑप्शन है डोनातेलो, दूसरा है रोंदा, तीसरा है मैसेचियो, चौथा है नाते। इन चारों में से आपको एक बताना है किसके द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखी गई थी और जो लेखक हैं उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा पता है वो लिखिएगा, किस वाद से किस जगह से संबंधित थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें लिखिएगा ज़रूर। तो जब बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही और अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो, ठीक है।